हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11वीं की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के 14वें अध्याय कार्यालय लेखन और प्रक्रिया का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में जो हम देखेंगे वो हमारे पास जो पत्र आ रहे हैं वो है टिप्पण आपका, और उसके आगे कार्यवत, कार्य सूची, परिपत्र और आपका प्रेस विज्ञप्ति। इन सभी चीजों के फॉर्मेट और ये क्यों लिखे जाते हैं, किन को लिखे जाते हैं, ये सभी चीजें हम इस पार्ट में समझेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा था कि अर्ध सरकारी पत्र जो है गुरफान अहमद जी द्वारा राकेश कुमार जी को भेज दिया गया था कि बोर्ड की मीटिंग जब होगी उसी में इस तरीके का फैसला लिया जाएगा। अब गुरफान अहमद जी को ही दूसरा पत्र लिखना था। वो एक टिप्पण थी जो किसको लिखनी थी, बोर्ड को लिखनी थी। अब बोर्ड को वो एक टिप्पणी लिखने जा रहे हैं जिसे हम टिप्पण कहेंगे। गुरफान अहमद की अगली जवाबदेही इस मसले को बोर्ड के समक्ष रखने की थी। जो टेलीफोन वाला मसला राकेश कुमार जी ने बोला था उसे अब इसे बोर्ड के सामने रखना है। उन्होंने पूरी फाइल को विस्तार से पढ़ा और बोर्ड के विचारार्थ एक विस्तृत टिप्पणी को तैयार की जिसमें पूरे मसले की पृष्ठभूमि और निर्देशक के अनुरोध के औचित्य का विश्लेषण था। और अंत में यह सिफारिश थी कि मुंबई केंद्र के लिए सीमा बढ़ा दी जाए। टिप्पणी इस प्रकार थी। तो उन्होंने ये अनुरोध करते हुए लिखा कि जो है बढ़ा दिया जाए, और उस टिप्पणी को उन्होंने इस तरीके से लिखा। क्या? अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड की 55वीं बैठक विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी। अब ये जो है संस्था की 55वीं बैठक थी जिसमें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है विषय? अब इसमें भी विषय देना पड़ेगा भाई, क्या विषय है? मोबाइल फोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। बोर्ड ने 12 नवंबर 2004 को हुई अपनी 43वीं बैठक में निर्णय लिया था कि विभिन्न क्षेत्र कार्यालयों के निदेशकों का कार्यालय द्वारा प्रदान मोबाइल फोन के पर किए जाने वाले खर्च की सीमा को 2000 रुपए प्रति माह हो। बैठक में कार्यवत का संबंधित अंश संकलित है। कार्यवत यानी कि एक सूची होती है कि उस बैठक में क्या क्या कार्य किए गए थे, तो उसकी एक सूची बनती है जो भी हम आपको आगे बताएंगे। वो प्रति यानी कि उसकी एक फोटोकॉपी इस टिप्पण के साथ अटैच करके भेजी जा रही है। बोर्ड के निर्णय का पालन करते हुए महानिदेशालय ने इस संबंध में 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी किया जिसकी एक प्रति संकलन है। फिर उसके बाद एक आदेश था, उस आदेश की भी एक प्रति इस टिप्पण के साथ जो है अटैच की गई है। संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह सीमा कार्यालय के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधक है। यानी कि वहां ये चीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो है रिक्वायरमेंट चाहिए, उनको बाधा आ रही है अपने काम को करने के लिए। निदेशक ने सूचित किया है कि कार्यालय की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है जिसकी वजह से निदेशक को मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, प्रायोजकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और अन्य कर्मियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। अब वो बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है ये भी उन्होंने बताया। खर्चा क्यों बढ़ रहा है? कार्यालय की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है। यानी कि जो कार्यालय में कार्य हो रहा है उससे कार्यालय में इनकम हुई है। भाई मुंबई से जो कार्य हो रहा है उसमें उनकी इनकम हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी मासिक व्यय सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया जाए। भाई मुंबई से जो कार्य हो रहा है उसमें इनको आर्थिक फायदा हो रहा है, इसलिए इनकी भाई समय जो है पैसों को बढ़ा देना चाहिए। ये चीज थी। बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है, यानी कि जो बोर्ड है उसके विचार में मैंने ये चीज प्रस्तुत करी है। अब इस तरह के जब टिप्पण लिखे जाते हैं तो उसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? यह अपने स्वरूप में आरंभिक और मुख्य टिप्पणी से काफी मिलती है। जो सबसे पहले हमने मुख्य टिप्पणी लिखी थी ना, ये उससे काफी हद तक मिलती जुलती ही है। फॉर्मेट लगभग काफी वही होता है। चूंकि ये टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह अपने आप में संपूर्ण हो और केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से पूरा मसला समझ में आ जाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी बात को बताएंगे, साथ में जितने आदेश हैं उनकी प्रतियों को
हम लगा देते हैं, उनकी फोटोकॉपीज लगा देते हैं। इसलिए ये टिप्पणी अगर कोई अकेला भी पढ़ ले तो उसे सारी चीजें बातें समझ में आ जाए, उसे फाइल खोलने की जरूरत ना पड़े। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्न के रूप में भी टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है, जैसे कि इन्होंने लगाया है, फोटोकॉपी लगाई है, पिछले आदेश या पत्र को जो है ना इसके साथ अटैच किया है। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है, कि मतलब बोर्ड इस पे परमिशन दे दे, इसलिए टिप्पणी दी जाती है। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है और उसके विभिन्न पहलुओं पर विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए, इसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं। अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया जाता है। मतलब क्या मसला है ये दिया जाता है, फिर आप क्यों इस स्वीकृति को आप अप्रूव कर लीजिए ये दिया जाता है, और लास्ट में अनुरोध रहता है कि प्लीज आप इस अनुरोध को मान लीजिए। श्री गुरफान अहमद ने बोर्ड को भेजी जाने वाली टिप्पणी के मसौदे को महानिदेशक के पास स्वीकृति के लिए भेजा। स्वीकृति मिलते ही यह टिप्पणी बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गई कि इसे बोर्ड की 55वीं बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, जो 17 मई 2005 को निर्धारित है। अब गुरफान अहमद ने जब लिख ली तो भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सिग्नेचर जरूरी है, तो वो शंकरन जी के पास भेजी गई और शंकरन जी ने उसमें हस्ताक्षर करके कहां पर किसके पास भेज दी, जो बोर्ड के सचिव हैं, सेक्रेटरी जो हैं, कौन है, श्री विष्णु सहाय जी, उनके पास ये टिप्पणी पहुंच गई, ताकि ये टिप्पणी सचिव महोदय यानी विष्णु सहाय जी हैं जो बोर्ड के पास जब मीटिंग हो 17 मई को तब उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री सहाय को जब यह अनुरोध मिला तो वे 17 मई को होने वाली बैठक की कार्यसूची बना रहे थे, यानी कि इस बैठक में क्या क्या काम किया जाएगा, यानी कि प्लान किया जा रहा है, क्या क्या प्लान होगा। उन्होंने इस मुद्दे को भी कार्यसूची में शामिल किया और कार्यसूची एजेंडा इस प्रकार है। अब कार्यसूची का एजेंडा जो सहाय जी तैयार कर रहे थे वो किस तरीके से बनाया गया, मतलब मीटिंग में किन किन पॉइंट्स पे कार्य किया जाएगा, यह है कार्यसूची का प्रारूप। क्या दिया है, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यसूची। पहला कार्य जो किया जाएगा, 54वीं बैठक के कार्यवत की संपुष्टि, यानी कि इससे पहले जो बैठक हुई है उसके कार्यों को कहां तक पहुंचाया गया, इस पे एक नजर डाली जाएगी। दूसरा, पिछली बैठकों के लिए किए गए निर्णयों का अनुपालन की समीक्षा, फिर जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जितने भी आदेश दिए गए थे उनका पर कार्य हुआ या नहीं हुआ, उस बात पर बात होगी। फिर तीसरा, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा, यानी जो इस संस्था के अंदर जो लेखक और कलाकार कार्य करते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है उस पर एक समीक्षा की जाएगी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए या कम की जाए या उन्हें कुछ भत्ते दिए जाएं, जो कुछ भी है उस पर बातचीत होगी। फिर चौथा हमारा है संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। अब संस्थान के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इनकी इनकम उन्हीं कार्यों से होती है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी को कैसे इनहांस करें ताकि जो है लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखने के लिए आए, उस पे जितने भी प्रतिवेदन आए हैं उन पर विचार किया जाएगा। फिर नंबर 5 है मोबाइल फोन पर होने वाले मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा, यानी कि अब ये जो राकेश कुमार जली उनकी बात को इसमें डाल दिया गया कि जो मोबाइल फोन पर खर्च होता है उस पर एक समीक्षा करी जाएगी। छठा है अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विमर्श, अगर जो इस समिति बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अगर वो किसी चीज को सामने रखते हैं तो उस मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। तो ये बैठक जो आपकी 55वीं बैठक हो रही है उसमें ये सारी बातें डिस्कस करी जाएंगी, सारे निर्णय लिए जाएंगे, जो कुछ भी है इस 55वीं बैठक में ये सभी 6 मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ये कार्यसूची बन गई। अब बोर्ड की बैठक अपनी निर्धारित तिथि यानी 17 मई 2005 को संपन्न हो गई। अब बोर्ड की मीटिंग हो गई है। यह बोर्ड एक शीर्ष संगठन था जिसका काम अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संगठन के कामकाज पर निगरानी रखना और इसके लिए आवश्यक नीतियों को तय करना। तो ये जो संगठन था इसके ऊपर नजर रखने का काम इस बोर्ड का है कि ये संगठन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं।
इस बोर्ड में संस्थान के उच्च अधिकारियों के अलावा बाहरी सदस्य भी थे जो अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने लोग हैं। तो ये जो बोर्ड है इसमें सिर्फ अधिकारी ही नहीं है, बाहर क्षेत्रों के भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही भाई सांस्कृतिक है, तो किसी अच्छे अच्छे क्षेत्र के लोग भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। इन्होंने पूरे मसले पर जमकर चर्चा की और हर पक्ष को अच्छी तरह जांचा परखा और बैठक की समाप्ति के बाद बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय ने बैठक का कार्यवत तैयार किया जो इस प्रकार है। अब क्या है, बैठक बहुत अच्छे से हुई, सब पे अच्छे से डिस्कशन हुआ, बैठक खत्म हो गई जो 55वीं बैठक होनी थी। अब बैठक में क्या क्या कार्य हुए, उन पर क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या डिस्कशन हुआ, अब इस सारी बात को जो है लिखा जाता है एक जगह, जिसे हम बोलते हैं कार्यवत, यानी कि मिनट्स, यानी कि उस पर क्या क्या कार्य हो रहा था, जो इस तरीके से तैयार किया जाएगा इसका प्रारूप। अब पूरा जो जितने 6 मुद्दे थे उन पर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जो सदस्य थे, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मीटिंग कब हुई, 17 मई 2005 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यवत, तो पूरा डेट भी दे दिया और उसका कार्यवत भी बता दिया कि कब है। फिर अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड की 55वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष में दिनांक 17 मई 2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई ने की। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची इस प्रकार है। तो बैठक कब संपन्न हुई, कौन अध्यक्ष थे, ये नाम दे दिया। अब और कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए उनके नाम आएंगे, जैसे विंसेंट अब्राहम मुख्य कार्यकारी हैं, भाई देखिए नाम भी है, उनके पद नाम भी हैं। फिर दूसरा श्रीमती देविका घोषाल सदस्य हैं वित्त डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की। श्री राजकुमार मीना सदस्य हैं कार्मिक, यानी कि जो लोग वहां पर कार्य करते हैं उस तरफ से वो आए हुए हैं। श्री अक्षय पटनायक सदस्य योजना एवं विकास यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं। कौन, अक्षय पटनायक जी। श्री मणिकांत मंडल महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान के। मणिकांत मंडल आपको याद होगा, उन्होंने पत्र लिखा था जब वो सहमत हुए थे। उन्होंने बोला था हम दौरे पे जाते रहते हैं तो हम मुंबई के कार्य से जानते हैं कि उनका खर्चा बढ़ा देना चाहिए, तो वो यहां पर शामिल है। श्रीमती राधिका बरुआ वो भी एक सदस्य हैं। फिर सातवीं है श्री सुदीप एब्राहम सदस्य हैं। फिर 8वें हैं श्री आर कृष्ण स्वामी, ये भी एक सदस्य हैं बोर्ड के। तो इतने सब आपके 8 सदस्य और एक अध्यक्ष थे इस पूरे बोर्ड के मेंबर। कार्यवाही के प्रारंभ में अध्यक्ष ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा की चर्चा करते हुए वहां की संस्कृति और भूमंडलीयकरण के प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से हम क्या सबक ले सकते हैं। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने भाई संबोधन शुरू किया, तो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया और दूसरे देश की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में डिस्कशन शुरू किया। उपर्युक्त सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो जो 6 मुद्दे रखे गए थे उनमें एक एक करके डिस्कशन प्रारंभ हुआ। तो पहला क्या था, 54वीं बैठक के कार्यवत की संपुष्टि। तो पहला मुद्दा यही था जो कार्यसूची में था, उस पे जो चर्चा हुई। बोर्ड ने 54वीं बैठक के कार्यवत की संपुष्टि कर दी है। इसके लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब उस पे कार्य हुआ, सभी सहमत हैं और उसमें आगे का कार्य जो है वो किया जाएगा। फिर आगे है नंबर दूसरा जो हमारा था, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन की समीक्षा। जितनी भी समस्याएं पिछली मीटिंग में रखी गई थी उनकी समीक्षा। तो क्या समीक्षा हुई, बोर्ड ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन को विस्तार से समीक्षा की, जहां उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो चुका है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन निर्णयों का अनुपालन शेष है उन्हें अगली बैठक के पहले कार्यान्वित कर दिया जाएगा। तो पहली जो बैठक हुई थी उसमें जितने आदेश दिए गए थे मैक्सिमम वो पूरे हो गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो अगली बैठक यानी कि जब 56वीं बैठक होगी तब तक वो आदेश सभी पूरे कर दिए जाएंगे, इस बात का आश्वासन दिया गया। फिर
उसके बाद तीसरा मुद्दा था हमारा लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा, यानी कि जो वहां के लोग हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है उस पर डिस्कशन होना था। उस पर क्या डिस्कशन हुआ? बोर्ड ने लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विस्तृत चर्चा की। ऐसा महसूस किया गया कि लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को दिया जाने वाला मौजूदा पारिश्रमिक 5 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था, जो समय और परिस्थितियों के आलोक में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। मतलब 5 साल पहले प्रस्तावित किया गया है, महंगाई बढ़ी है तो अब जाहिर सी बात है अब वो वैल्यू नहीं रह गई है उसकी। अतः पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि अत्यावश्यक है ताकि अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ संस्थान से जुड़े रहें, उनको सर्वश्रेष्ठ योगदान संस्थान को प्राप्त हो। इस संबंध में बोर्ड ने संस्थान द्वारा प्रस्तावित नई दरों पर दृष्टि डाली और उन्हें संतोषजनक पाते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। बोर्ड ने यह टिप्पणी भी की कि ये दरें अविलंब लागू की जाएं। तो मतलब इन सभी की सैलरी को बढ़ा दिया गया है और तुरंत से तुरंत इसको जो है फॉलो किया जाए, मतलब तुरंत उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाए, ये भी जो है प्रस्तावित कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा चौथा जो मुद्दा था, संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी प्रतिवेदन। तो जो उनकी क्वालिटी को इनहैंस करने वाला जो चौथा मुद्दा था उस पे क्या डिस्कशन हुआ? प्रतिवेदन पर चर्चा। बोर्ड ने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी राधानंदन समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा की। बोर्ड ने महसूस किया कि इन सिफारिशों का अध्ययन और भी गहनता से किया जाना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने श्रीमती देविका घोषाल सदस्य वित्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य श्री सुदीप हेमवर्स और श्री आर कृष्णस्वामी होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट्स 2 माह के अंदर देगी। तो गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के लिए जो प्रतिवेदन आए थे उसको अच्छे से जो है पूरी तरीके से मॉनिटर करने के लिए, उसको पालन करने के लिए एक समिति घोषित करी गई और समिति के सदस्यों के नाम भी जो है बता दिए गए और 2 महीने के अंदर उस समिति को अपना उत्तर देना है। 5वां मुद्दा था मोबाइल फोन वाला, जो भाई हमारा शुरू से चल रहा है। मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा समिति ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, मतलब बढ़ा दी जाए। बैठक में निर्णय भी लिया गया कि बोर्ड की अगली बैठक 14 और 15 जुलाई 2005 को बेंगलोर में होगी। मतलब खर्चा बढ़ा दिया गया है, जो 2000 रुपए बोला गया था उसको बढ़ा दिया गया है और अगली बैठक 14-15 मई को होगी। अब आगे क्या है? अब ये मिनट्स तो हमारे बन गए, कार्यवत तो पूरा आ गया। अब इस पे ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? पहली, कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवत में दिया जाता है। मतलब जो भी डिस्कशन हुआ है उसका मूल निकाल कर, मतलब शॉर्ट में हम देते हैं, खाली शॉर्ट में उन चीजों को लिखते हैं। फिर इसे क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाता है। तो जो लोग उपस्थित थे उन सभी की राय थी उसको भी मेंशन किया जाता है। तीसरा, उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाते हैं। जो सबसे ऊपर पद में है उसका नाम, फिर उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे सभी के नाम पद के क्रम के अनुसार उन सभी के नाम दिए जाते हैं। बोर्ड में लिए गए फैसले के अनुसार लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी गई। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी श्री देवेंद्र शर्मा के इस बारे में अनुरोध किया कि श्री शर्मा ने जो विज्ञप्ति जारी की है वह इस प्रकार थी। तो अब क्या था, बोर्ड ने जो भी फैसले लिए अब उसे सभी लोगों तक पहुंचाने थे। ठीक है, तो क्योंकि ये सरकारी दफ्तर है तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसे प्रेस में छपवाया जाएगा। तो उसका कार्य श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं, तो यहां पर आपको उनका काम दिया गया कि आप एक विज्ञप्ति तैयार करिए और उसे प्रेस में दीजिए ऑफिस की तरफ से, कार्यालय की तरफ से, और बताइए कि हमने क्या क्या फैसले लिए। अब ये प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप किस तरीके से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति हमें देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेस में जा रही है, ये चीज मेंशन करना पड़ता है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। जो मेन बात हमें बोलनी है वो सबसे पहले हमने हेडिंग में चीज को बोल दिया।
कि उसको हमें बोर्ड अक्षरों में ये दे देना है। फिर क्या है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जाएगी। मतलब तुरंत ही उनको बढ़ाकर पारिश्रमिक देना है। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। तो ये भी बताया जाएगा कि लास्ट टाइम कब बढ़ाई गई थी और ये क्यों आया था बढ़ाने का मुद्दा। तो ये सभी जो है बताया जाएगा इस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति में। आगे क्या लिया है नेक्स्ट पैरा में, लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की दरों को बढ़ाने की मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है, इससे अच्छी प्रतिभाएं और आकर्षित करने में मदद मिलेगी ही और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो इस तरीके से जो सुधार होगा वो सारी चीजें भी प्रेस विज्ञप्ति, तो इस तरीके से पूरी एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करी गई देवेंद्र जी द्वारा और उसे प्रेस में छपने के लिए भेज दिया गया, जो नेक्स्ट डे के पेपर में छपेगी। अब आगे क्या है, इसमें जब प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है तो उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान देना होता है। क्या है, कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेते हैं उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मतलब जो निर्णय लिया गया है वो छपवा रहे हैं, ये निर्णय लेने में देरी क्यों हुई है, ये निर्णय क्यों लिया गया और इससे निर्णय लेने से क्या लाभ होगा, ये सभी कुछ उस विज्ञप्ति में हमें देना पड़ता है। जैसे दिया गया कि क्यों पारिश्रमिक बढ़ाया गया, इससे क्या फायदा होगा, क्या कारण था कि बढ़ाया गया, पहले कब बढ़ाया गया था, तो सारी बातें जो है, और जब बढ़ा दिया जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, सभी कुछ उस विज्ञप्ति में मेंशन होता है। अब परिपत्र या सर्कुलर जो हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज है, हमें प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए। अब हमने परिपत्र जो इसकी प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में जो हमारा मुख्य कार्य क्या था, हमारे राकेश कुमार जी ने जो बढ़ोतरी करने के लिए बोला था वो था, उसको अब हम उस मेन मुद्दे पर हम वहां से हट गए, अब उस पे आते हैं। आइए वापस लौटें। वैसे अब पटाक्षेप की ही शेष है और यह काम गुरफान अहमद जी को सौंपा गया। उन्हें बोर्ड के व्यय सीमा संबंधी फैसले को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी करना था। इस कथानक की चरम परिणति इस परिपत्र यानी सर्कुलर के रूप में भेजी गई। मतलब जो कार्य किया गया था उसको बताना था, तो ये कार्य किसने किया, गुरफान अहमद जी ने किया। क्या, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान महानिदेशालय क्या प्राप्तांक है, आप दे देंगे, जो भी संख्या है वो डेट देंगे, परिपत्र जरूर डालेंगे क्योंकि जो हम लिख रहे हैं वो चीज टॉपिक हमें जरूर देना है। फिर विषय क्या है, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, जो हमारा मेन मुद्दा है। फिर महानिदेशालय ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक समसामयिक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित कर दी गई थी। तो 23 नवंबर को 2000 रुपए निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा इस सीमा को पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपए प्रतिमाह होगी। मतलब सबके लिए नहीं, सिर्फ मुंबई कार्यालय के लिए यह सीमा 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो। गुरफान अहमद ना हस्ताक्षर फिर नाम। तो यहां पर ये चीज बताई गई, ये इन्होंने कहा मुंबई में भेजिए। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मुंबई के लिए बढ़ाई गई है और बाकी जितनी प्रक्रिया हैं वो पहले जैसी ही रहेंगी। तो ये परिपत्र भी लागू कर दिया गया। अब परिपत्र में ध्यान देने योग्य बात क्या है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। मतलब जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जिनके लिए गए हैं उनको ये सब एक पत्र के माध्यम से बताया जाता है। अब मुंबई में राकेश कुमार जी ने जो पत्र लिखा था ये पूरे मुंबई के कार्यालय के लिए लिखा था। तो अब क्या किया, उस पत्र के माध्यम से पूरे मुंबई कार्यालय को ये चीज सूचित करी जा रही है कि आपने जो मांग करी थी वो जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। इस परिपत्र के माध्यम से बता रहे हैं उनको।
जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया गया था उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में ही जारी किया जाता है, जिससे निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश हैं। यानी कि पहला परिपत्र जब निर्णय लिया गया था 2000 रुपए जो हो जाएगी सीमित, तभी परिपत्र के द्वारा ही बताया गया था, और अब जब बढ़ाई गई है तो वो भी परिपत्र के द्वारा ही बताया जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे पाठ को हमने यहां समाप्त किया कि कैसे कार्यालयों में पत्राचार होता है, कार्यालय लेखन कैसे लिखे जाते हैं, कोई प्रश्न पूछा जाए, मुद्दा उठाया जाए तो उस पर कैसे टिप्पणियां लिखी जाती हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है, ये सभी कुछ इस तरीके से बताया जाता है। तो ये पाठ हमने यहां समाप्त किया। आपको अगर कोई और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कहीं आप अटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, सिर्फ हिंदी में ही नहीं किसी और भी सब्जेक्ट में, तो आप आएंगे हमारी वेबसाइट है magnetsbrains.com। आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी जितनी भी क्लासेस हैं सभी अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप जो भी सब्जेक्ट में आपके पास डाउट है आप उसको जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे देखिए वॉच नाउ लिखा है, जहां पर भी तो आप वॉच नाउ सेलेक्ट करेंगे, करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं, आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी सामने होंगे। आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। टॉपिक सिलेक्ट करते ही आपके सामने आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन हाँ साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।